नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने मंगलवार तक आप लोगों के साथ बात साझा करी थी। आप लोग अपने कक्षा के मध्य में जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों को चैट बॉक्स के माध्यम से डालते रहिएगा। जब इसका रिकॉर्डिंग सेशन हम बंद कर देंगे तो आपसे प्रत्यक्ष बातचीत कर पाएंगे। अभी वर्तमान में ये रिकॉर्डिंग सेशन के ऊपर चल रहा है। पिछली बार हमने मंगलवार तक बात करी थी कि भौमवार मंगलवार क्या कहलाता है और उसके स्वभाव कैसे व्यक्ति के अंदर देखे गए हैं, या मंगल का प्रयोग या मंगल के बारे में किस किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। आज हम करेंगे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और समय मिला तो आज उसको भी कवर करेंगे उससे आगे का। बुधवार के बारे में हम बात करते हैं। हम दिन के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि तिथि, वार, योग, नक्षत्र, इन सबसे मिलके ही पूरा का पूरा एक जन्मांक का निर्माण होता है। यदि आप ये समझिए कि हम वारों के ऊपर बात नहीं करेंगे, तिथियों के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो फिर आप ये बताइए मेरे को कि कैसे पत्रिका को हम आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात, हर वार के अंदर भी 16 मुहूर्त बताए गए हैं। हर वार के अंदर भी जैसे जैसे हम अपनी इसको व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे हर वार के अंदर भी 16 मुहूर्त हैं। 45 मिनट का एक एक मुहूर्त आरंभ होता है, और वार का जो प्रभाव है वो भी मिलेगा, और साथ में जो उसका मुहूर्त है उसका प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर मिलता है। यदि सूर्य उदय से लेके 45 मिनट तक के बीच में, अर्थात जैसे आज समझ लीजिए आज हमारा बुधवार है, तो बुधवार में आज सुबह का सूर्य उदय ले लीजिए और उसके अंदर 45 मिनट जोड़ लीजिए, तो वो पहला मुहूर्त है वार का। पहला मुहूर्त बुधवार का क्या देता है और उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, ये भी आपको आगे बताएंगे। इसलिए वार को सबसे पहले हमने समग्र किया है इस व्याख्या के अंदर, और वार को पूर्ण करने के बाद फिर एक एक करके इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका विश्वकोश या आपका डेटा बैंक इतना बली हो सके कि जब भी आप किसी की जन्मांक को देख रहे हैं तो आपके पास विभिन्न प्रकार के माध्यम उपकरण हो सके कि अब ये चीज हमने नहीं मिली तो अब ये कहाँ से देखें, ये किस प्रकार से देखें। हर तत्व, हर घटक अपने आप में काम करता है। आज हम करेंगे बुधवार। बुधवार का व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव क्या करता है, अर्थात जो व्यक्ति बुधवार के समय जिन्होंने जन्म लिया है उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे हो सकता है। मिलनसार स्वभाव होता है, जैसे कि सब जानते ही हैं कि बुध के ऊपर एक हास्य कला, एक गणितीय कला, एक व्यंग कला, ये सब बुध के अंदर छुपी हुई होती है। लोगों की रुचि, नाट्य, नाटक, ये सब उसमें है। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? मिलनसार स्वभाव। क्योंकि द्विलिंगी है बुध, तो हर व्यक्ति के साथ ये घुलना मिलना जानता है। इसके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ये सबके साथ अपने आप को सामंजस्य संबंध बनाना जानता है। मिश्रित स्वभाव, अर्थात सबके साथ मिलना, किंतु सबसे बड़ा इसके अंदर एक दुर्गुण भी है, ये स्वयं के लिए लाभ के लिए काम करता है। अर्थात इसकी जो प्राथमिकताएं होती हैं, इसकी जो प्रायोरिटीज होती हैं, वो सदैव ही अपने स्वहित के लाभ के लिए होती हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति हंसते हंसते आपको लगेगा कि ये तो बहुत साधारण व्यक्तित्व है और बहुत मिलनसार है, हंसमुख व्यक्ति हैं, लेकिन वो आप उस हंसने के बीच में ही आप अपने हित की बात आपके माध्यम से निकाल सकता है। साथ ही साथ पठन के, पाठन के, अध्ययन के अंदर ये विशेष रुचि रखते हैं। इनको मेरे आचार्य ये कहा करते थे अपनी कक्षाओं में, आज भी कहते हैं वो अपनी कक्षाओं में, कि जिनका लग्न बुध का हो, या जो जिनकी पत्रिका के अंदर बुध बली हो, तो उनको एक पेपर भी दे दिया जाए जिसके ऊपर कोई भोजन रखा हुआ हो, तो भोजन समाप्त करने के बाद वो तुरंत उसको पेपर को ही पढ़ने लग जाते हैं, उस पत्र को ही पढ़ने लग जाते हैं। अर्थात इनको पढ़ने का, अध्ययन में रुचि रखने का है।
साथ ही साथ लेखन कला के भी ये प्रिय होते हैं। अब इसमें दो तरीके से इसको देखना चाहिए। सर्वप्रथम हम वार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वार पति यदि बुध है तो उसके गुण उसके अंदर ये देखने को दृश्य होंगे। साथ ही साथ यदि बुध षड बल के अंदर या षड वर्गों के अंदर बली है तो भी उसके अंदर ये छुपे हुए गुण बने रहते हैं। हास्य प्रियता, हंसने का, व्यंग का, चुटकुलों का, अभिनय का और व्यापारिक समझ की इसको रुचि होती है। ये बुध के गुण थोड़े देखे गए हैं। यहाँ हम कन्या राशि मिथुन राशि की बात नहीं कर रहे, ये बुधवार के भीतर जन्म लेने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बुधवार यदि द्वितीया सप्तमी द्वादशी, अब द्वितीया सप्तमी द्वादशी जो तीन तिथियां हैं, ये कौन सी तिथियां हैं? ये भद्र तिथियां हैं। तिथियों के 5 वर्ग हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो जो भद्र तिथियां हैं, यहाँ भद्रा तिथियां नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भद्रा विष्टि नामक करण का बारे में कहा गया है। जब भद्रा के ऊपर हम इसके व्याख्यान देंगे तो भद्रा का आपको बताएंगे। भद्र तिथियों के अंदर यदि बुधवार उदित है तो ये सिद्ध नामक योग बनता है, अर्थात इन लोगों के कार्य अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, परफेक्शन भरी हुई होती है, निपुणता भरी होती है और पूर्णता भरी हुई होती है इनके कार्यों के अंदर। बुधवार के दिन यदि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, पहले मैंने बोला बुधवार के दिन द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, अब मैंने कहा तो सिद्ध योग बना। बुधवार के दिन यदि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी हो तो अमृत नामक योग बनता है। अमृत नामक योग क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य चिरकाल तक याद किए जाते हैं, समय समय तक इन लोगों के कार्य जीवन में लोग याद करेंगे। जैसे ऐसे बहुत सी महान विभूतियां हुई जो आज नहीं है, लेकिन उनके कार्य याद किए जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसा था और उसने ये काम किया, समय समय तक उसके कार्यों को याद किया जाता है। इसको कहते हैं सिद्ध योग, अमृत योग, क्षमा करें। लेकिन बुधवार के दिन कुछ तिथियों से बनेंगे और कुछ नक्षत्रों से बनेंगे। बुधवार के दिन कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा यदि नक्षत्र उदित हैं। यहां तिथि कोई भी हो, लेकिन बुधवार के दिन ये नक्षत्र उदित होने चाहिए। व्यक्ति का जब जन्म हुआ है और दिन बुधवार का है और उसी समय जो नक्षत्र है, चंद्रमा अर्थात जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो कृत्तिका हो, रोहिणी हो, मृगशिरा हो, हस्त हो, अनुराधा हो, तो सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है, अर्थात इसके सब कार्य पूरे होते हैं। इसके साथ साथ बुधवार में यदि अनुराधा के साथ अमृत योग बनता है, लेकिन अनुराधा के साथ ही यदि अष्टमी तिथि हो, मतलब अब यहाँ और एक पग हम आगे बढ़े, बुधवार में अनुराधा वह तो सर्वार्थ सिद्धि भी होता है और साथ साथ अमृत नामक योग का भी निर्माण होता है। किंतु ये यदि अष्टमी हो जाए उस दिन तो फिर ये विषैल योग हो जाता है। यहाँ 3 चीजें क्या मिली, बुधवार मिल गया, अष्टमी तिथि भी हो गई और आपका अनुराधा नक्षत्र भी हो, तो विष योग है। जैसे मैंने बोला था पित्त विकार, ब्लड करप्शन, ब्लड के अंदर रक्त विकार, इस तरह की समस्याएं इन लोगों को, ये ऋतु जी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, इस प्रकार के लोगों को इस से संबंधित पित्त विकार आदि देखने को मिले। बुध यदि, अब बात आती है कि यदि बुधवार का व्यक्ति का जन्म है, और जैसे पहले बताया था कि वार वरदा आयु, अर्थात वार आयु की रक्षा करता है, आयु को बढ़ाता नहीं है, आयु की रक्षा करता है विषम परिस्थितियों के अंदर। तो यदि बुध जन्मांग के अंदर बली है और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो मेरा वारपति है, इसको और बल देना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि बुध पुरुष राशियों में हो, अर्थात 1 में, 3 में, 5 में, विषम राशियां जिनको कहा जाता है, यदि बुध ग्रह विषम राशियों में हो तो भगवान विष्णु का उपासना करनी चाहिए,
अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम करिए और नारायण कवच का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ किया जा सकता है। यदि बुध स्त्री राशियों में हो, 2 में, 4 में, 6 में, तो उस समय स्त्री देवी की उपासना करनी चाहिए, अर्थात दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न आ सकता है कि जो लोग इस मान्यताओं के नहीं है, हम लोग यदि पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो अन्य धर्मों में भी अपने अपने विभिन्न प्रकार से पूजाएं और मान्यताएं और ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, तो वो कैसे करें? तो अर्थात विष्णु अपने आप में एक संसार को रचना देने वाले देव हैं। जैसे कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। सृष्टि की रचना विष्णु ने ब्रह्मा ने करी और पालनकर्ता विष्णु बने और पुनः संसार में रिसाइकल, पुनः आगमन के लिए शिव बने। तो पालनकर्ता जो लोग हैं, अर्थात ऐसा कोई निर्धन व्यक्ति नजर, मान लीजिए हमारी मान्यताओं से थोड़ा विपरीत पूजा पाठ के लोग हैं, तो वो क्या करें? उनके लिए उपाय क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को सहायता करें जो लोगों को पालन पोषण कर रहे हैं। अर्थात आप ये समझिए कि बहुत सारी धर्म संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं ऐसी भी हैं जहां लोगों के लिए भोजन प्रदान किया जाता है निःशुल्क। बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थान भी है जहाँ पे लोगों को आश्रय प्रदान किया जाता है, जैसे कि आपके रैन बसेरे हैं जिनको जिनको प्रशासन ना चला के आम व्यक्ति उनको चला रहे हैं। तो ऐसी जगह पे सहायता प्रदान करनी चाहिए, वहां बिछौना दे सकते हैं, वहां भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। लॉर्ड विष्णु, आप इसको एक बड़े वृहद कॉन्सेप्ट में इसको समझिए कि कैसे अन्य धर्मों के या हमारी मान्यताओं से अलग जो लोग हैं, ईश्वर ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हमें केवल उसको डिकोड करने की, उसे समझने की, उसे शोधित करने की, खोलने की आवश्यकता है कि वो कैसे खुलता है। तो विष्णु का अर्थ है पालन करता। तो जो भी संसार के अंदर लोगों का ध्यान रखने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर जहां लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है, रैन बसेरे प्रदान किए जाते हैं, औषधियां लोगों को देते हैं, उनमें आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ में जब उसमें कहा कि सम राशियों में हो तो दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, अर्थात दुर्गा भी अपने आप में जो स्त्री का रूप है। तो निर्धन महिलाएं हैं, निर्धन बालिकाएं हैं, उनको पढ़ने पढ़ाने में सहायता कर सकते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, ठीक है। बलि बुद्ध जो अपने आप में बलि बुद्ध है, वो शरत ऋतु के अंदर विशेष लाभ देगा। शरत ऋतु, अभी जब ऋतुओं को कराएंगे तो बता देंगे कि कौन कौन सी ऋतु किस किस माह के अंदर आती है, ठीक है। हिंदी की ऋतु है। बुद्ध के भिन्नाष्टक वर्ग में, जैसे मैंने पीछे की कक्षा में प्रश्न आया था कि भाई भिन्नाष्टक वर्ग का प्रयोग कैसे करना है। बुद्ध के भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर व्यक्ति को 3 प्रकार से सहायता मिल सकती है। एक, यदि उसके आयु के लिए कोई प्राणों पे इस समय कोई संकट आ रहा है तो उस समय उपासना करनी चाहिए। 2, यदि व्यापारिक कला कौशल करना है तो उन समय पे उसका प्रयोग करना चाहिए। और बच्चे के लिए भी, एक छोटे छात्र के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी ये समय बहुत ही उचित रहता है कि वो अपने लिए कोई अध्ययन का काम कर सके। तो अष्टक वर्ग की सारणी खोलिए, उसमें सर्वाष्टक वर्ग में जाइए, जहां 4 से अधिक बिंदु है, जो भी 4 से अधिक बिंदु है, प्रयास कीजिए कि कम से भी कम तो उस लगन के अंदर थोड़ा, क्योंकि उसमें 12 राशियां हैं तो कई राशियों में आपको 4 से अधिक बिंदु मिलेंगे। तो उन समय का सदुपयोग कीजिए जिससे कि स्मृति में चिरकाल तक, देर तक घटनाएं आपके याद रह सके। विद्यार्थी है तो स्मरण की कला उसके अंदर बलवान हो जाए और परिणाम वो अच्छे लेके जाए। ये लाभ देता है। किस में लाभ देता है? ज्ञान में, समृद्धि में, व्यापार के लिए बुद्ध का भिन्नाष्टक वर्ग बहुत लाभकारी रहता है। तो ये व्याख्या हमने करी बुधवार।
इसके बाद हम चर्चा आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार के ऊपर। मैंने कहा था कि प्रयास करेंगे कम से भी कम तो आज 4 वारों के बारे में आप लोगों के साथ वार्तालाप कर ली जाए। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार अपने आप में पूर्णता का कारक है। ये अगर आप तिथियों में भी देखेंगे तो जो पूर्णा तिथियां हैं, जो पूर्णा तिथियां हैं उनका अधिपत्य बृहस्पति ग्रह के ऊपर है। पूर्णा तिथियां कौन कौन सी होती हैं? पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी या अमावस्या, दोनों ही पूर्णता है ना। एक में पूर्णमासी में जो माँ भगवती है वो अपना पूरा रूप दिखाती है, और एक में वो भगवान शिव के साथ मिलन कर लेती है। ठीक है, तो बृहस्पतिवार के दिन जो जातक जन्म ले चुके हैं उनके ऊपर क्या देखने को मिला है, क्या उनके जीवन में रहेगा? भ्रमण में रुचि, लेकिन इनकी भ्रमण में रुचि किस लिए होती है? कुछ नया अध्ययन करने के लिए, कुछ नया ज्ञान अर्जित करने के लिए। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला भ्रमण में रुचि, ज्ञान समाज के साथ जुड़ने की रुचि, नए लोगों से मिले, उनके साथ जुड़ के काम करें। एक हमारे हमारे हो सकता है अभी मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हमारी पूर्व कक्षाओं में एक हमारी बहन जी साथ रही हैं। उनके जीवन साथी का जो जन्मकालीन वार था वो बृहस्पतिवार था, जहां तक मुझे, यद्यपि मेरे को ध्यान है। तो अब यहाँ से प्रश्नावली आप लोगों की खुद ही बननी चाहिए। तो जब उनके जन्मांक का विवेचन कर रहे थे तो मैं उनसे पूछ रहा था कि इनको अपना वाहन जो है वो बड़ा अच्छा लगना चाहिए, और उसके ऊपर तो ये जरा सी धूल भी इनको अच्छी नहीं लगती है। अब मेरे से कोई पूछेगा सामान्यतः तो मैं कहता हूँ गाड़ी का काम तो, वाहन को साफ करने का काम तो गाड़ी साफ करने वाला आएगा, जैसा करेगा वैसा कर जाएगा, हम कहाँ तक ध्यान दें। लेकिन उनके बारे में ये सच में ये सुनने को मिला कि उनको अपने गाड़ी के अंदर, अपने वाहन के अंदर सभी प्रकार से साफ होना चाहिए। तो उसमें वाइट टॉवल्स वगैरह जैसे वो उसका इस्तेमाल करते थे। तो वो है, अब इसमें कैसे आ रहा है, और समाज के साथ जुड़ने की उनकी कला भी थी। ना केवल वो खुद जीवन में इतने आगे आए, और अपने साथ साथ अपने ग्रामीण क्षेत्र के, अपने परिवार के लोगों को भी आगे लेके आए। तो वो क्या है कि ज्ञान और समाज के साथ जुड़ने के लिए भ्रमण करते हैं। वाहन का प्रेम, दूसरा क्या है? वाहन का प्रेम। विद्या और ज्ञान अर्जित करने में रुचि। पूर्वजों की संपत्ति से प्रेम। अब कई बार आप इसको पूर्वजों की संपत्ति से प्रेम का अर्थ ये लगाएंगे कि जो हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, गांव में, देहात में, शहर में जहां प्रॉपर्टी पड़ी है, ये उसके अलावा भी ये है कि जो इनकी मान्यताएं होती हैं, पारिवारिक परंपराएं होती हैं, जिनको रीतियां कहिए, रूढ़ियां कहिए, हैं, और संस्कृति कहिए, इनको बहुत विशेष लगाव होता है कि ऐसा हमारे कुल परंपरा में चलता है। तो ये पूर्वजों की जो धरोहर है, जो संपत्ति है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनके साथ इनका विशेष लगाव बना रहता है। किंतु कई बार ये जरूर देखा गया है कि इनकी बातें थोड़ी सी अपने बारे में जो इनकी बात हो सकती है, तो कई बार ये देखा गया है कि ये जितना इनके जीवन में पकड़ हो सकती है उससे अधिक बात का ये वचन दे दें, और फिर उससे पीछे हटना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है कि बातों में इनका कई बार हल्कापन आ जाता है, अचानक ही, अकारण ही। मतलब कह तो दिया, क्योंकि बृहस्पति है तो सामाजिक ताने बाने का ग्रह है, तो कह तो दिया और फिर उसके बाद पीछे हटने में दिक्कत आ रही है। बृहस्पतिवार यदि पूर्ण तिथियों के साथ मिल जाए, पंचमी, दशमी, 15वीं, अर्थात पूर्णमासी और अमावस्या, तो सिद्ध नामक योग बनाएगा। बृहस्पतिवार यदि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी अर्थात रिक्ता तिथियों के साथ मिल जाए, तो ये अमृत नामक योग बनाएगा। सिद्ध नामक योग निपुणता होती है, इनको कार्य में पूरे तरीके से परिपूर्णता चाहिए। और अमृत योग अर्थात इन लोगों का
कार्य देर तक याद रखा जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन अश्वनी पुनर्वसु पुष्य अनुराधा, अश्वनी पुनर्वसु पुष्य अनुराधा और रेवती नक्षत्र यदि उदित हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग, इनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग, अकेला पुष्य मतलब उसमें सर्वार्थ सिद्धि योगों में भी आता है और अमृत योगों में भी आता है, जब योग पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे। लेकिन यदि बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र नवमी के साथ मिल जाए, अर्थात बृहस्पतिवार भी हो, पुष्य नक्षत्र भी हो, नवमी भी हो, तो ये विश्व योग बन जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनको, क्योंकि बृहस्पति ग्रोथ का, अर्थात जो चीज बढ़ती है, डेवलप होती है, उसका स्वामी भी बृहस्पति है। नीच बृहस्पति हो या उच्च बृहस्पति हो, ये ग्रोथ जरूर देता है। किस स्थान पे बैठा हुआ है उससे ध्यान रखना चाहिए। अब ये ग्रोथ, उगना, बढ़ना कभी कभी अच्छा और कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। यदि कोई पापत्व ग्रोथ हो जाए तो फिर उसको कैसे देखा जाए, और यदि शुभत्व ग्रोथ है तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए। हेमंत ऋतु के ऊपर बृहस्पति ग्रह का विशेष शासन है। यदि जन्मांक के अंदर बुध क्षमा कीजिए बृहस्पति, यदि बृहस्पति जन्म दिवस का स्वामी भी है, जिस दिन बृहस्पतिवार था उसी दिन जन्म हुआ है, और बृहस्पति के साथ साथ जन्मांग में भी वो बलवान है, तो हेमंत ऋतु पे इसका शासन होता है और हेमंत ऋतु में विशेष लाभकारी हो जाता है। अब वो ऋतुएं 6 महीने 2-2 माह की एक ऋतु होती है, उनके बारे में फिर जब ऋतु फल अध्याय पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में, हमारी पत्रिका में, किसी की भी पत्रिका में यदि बली है और उसको और बल देना है, ऐसे बृहस्पति को बहुत अधिक बल देना नहीं चाहिए। उसका कारण क्या है, ये अहंकार और दंभ का भी ग्रह है, इसी कारण से। और बृहस्पति को यदि आप भचक्र में सौर मंडल में देखेंगे तो मूलतः ये कोई ग्रह नहीं है, ये गैसीय, ये गैसों का, विभिन्न प्रकार की गैसों का एक गोला है। तो बृहस्पति पे कोई ठोस धरातल तो है नहीं, तो उस पे आदमी उतर जाए, जैसे कि मंगल पे यान उतरे, आपके इस पे उतरे, चंद्रमा पे यान उतरते हैं, बृहस्पति पे कोई यान नहीं उतर सकता, क्योंकि उस पे कोई ठोस धरातल ही नहीं है, वो सारा गैसीय मंडल है। तो इसी कारण से बृहस्पति को ज्यादा बलि भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति व्यक्ति को एक प्रकार से दंभ भर देता है कि मैं बहुत ही योग्य और मैं बहुत ही उच्च कोटि का आचार्य, परमाचार्य, और ये सब उसके साथ होते हैं। इसी कारण से ईश्वर ना करे जो धर्म प्रवचक हैं, यदि उनमें कहीं दोष लगाए तो बृहस्पति के पापत्व के कारण से ही लगा है। इसलिए मैं ये आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, यद्यपि आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप इसे कैसे लेते हैं। ईश्वर ने कहा तो चाहे तो आप सभी अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं और आगे बढ़ के और भी इससे अच्छा काम करेंगे, लेकिन अपने बृहस्पति को, अपने आचार्य को नहीं, अपने गुरु को नहीं, अपने स्वयं के बृहस्पति को ज्ञान के लिए बढ़ा के रखिएगा, लेकिन उसके दंभ को हमेशा घटा के रखिएगा। जब भी बृहस्पतिवार का दिन आता है तो घर में बिल्कुल सात्विक तरीके से, मेरा तो अपना मैं अनुभव बता देता हूँ, मैं आज भी विशेषकर उस दिनों में, या वैसे अब तो थोड़ा नहीं नीचे बैठना हो पाता है, तो आज भी हमारे घर में जो भोजन है वो सब नीचे चटाई बिछा के सब फिर इकट्ठे ही करते हैं। तो ये आपको, क्योंकि जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास, किसी ज्योतिषविद के पास लोग आते हैं 10 प्रकार से, हाँ जी नमस्कार जी, चरण स्पर्श, ये तो उसमें अहम और दंभ आ सकता है और उससे हमेशा बचना चाहिए। तो बृहस्पति हेमंत ऋतु के ऊपर शासन करता है। यदि बृहस्पति पुरुष राशि में हो तो श्री हरि विष्णु वामन अवतार, वामन अवतार
मूलतः अध्यापक के लिए कहा गया। तो गुरु का, आचार्य का, अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, उनके लिए भेंट ले जानी चाहिए कुछ भी, ठीक है। और बृहस्पति यदि स्त्री राशियों में हो तो ब्रह्मा पूजन कहा गया उसके अंदर। तो ब्रह्मा पूजन भी सृष्टि के सर्जन करता है। तो ऐसी ब्रह्मा पूजन का अर्थ आप लोग, क्योंकि अब सब एक प्रकार से मेरे मित्र भी हैं, मेरे छात्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, मेरे सहपाठी भी हैं। ब्रह्मा पूजन का अर्थ है ब्रह्मा सृष्टि के सर्जन करता है। तो ऐसी मातृत्व महिलाएं जिनको आने वाले समय में कोई संतान उत्पन्न होने वाली है, ऐसा व्यक्ति जो संसार के सर्जन में लगा हुआ है, जैसे कि आप ये मत समझिए कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा है, जो व्यक्ति भवन बनाता है वो भी एक प्रकार से बृहस्पति का, जो ब्रह्मा का, क्षमा कीजिए, बृहस्पति का नहीं, ब्रह्मा का रूप है, क्योंकि वो भवन का निर्माण करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सहायता दें। यदि स्त्री राशियों में हो तो मैंने बताया आपको कि उसमें ब्रह्मा पूजन करना चाहिए। अपनी होरा में प्रत्येक दिन एक होरा होती है, दिन में 8 घंटे बाद फिर दोबारा से पुनः उसी की होरा होगी। धनु और मीन राशियों में, धनु और मीन राशियों के लगन में अपनी होरा में बृहस्पति बलवान हो जाएंगे और बृहस्पति लाभ कारक रहेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति का जो भिन्नाष्टक वर्ग है, उस भिन्नाष्टक वर्ग में जहां 4 से अधिक बिंदु पड़ेंगे वो ज्ञान अर्जित करने के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अर्थात उस समय पे आप पारिवारिक बातें करेंगे, दाम्पत्य की बात करेंगे, किसी के घर को बसाने की बात करेंगे तो वो लाभकारी रहेगी। बृहस्पति समृद्धि और 8 प्रकार के धनों का स्वामी है। अर्थात जो भी परिवार के अंदर मिलने वाले 8 प्रकार के धन है वो बृहस्पति से देखे जाते हैं। सचिव पद अर्थात कैबिनेट सेक्रेटरी और इन सब के लिए बृहस्पति कारक होते हैं। परामर्शदाता, कंसल्टेंट, आप सब उसी कार्य को कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो एडवाइजर, कंसल्टेंट, ये भी बृहस्पति है। विवाह, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि विवाह शुक्र का है, विवाह मूलतः बृहस्पति के अंतर्गत आता है। विवाह का सुख शुक्र के मध्य में आता है। दाम्पत्य विचार, ये सब के सब बृहस्पति से देखने चाहिए। और बृहस्पति साम नीति का स्वामी है, और साम नीति मैंने आपको बताई, जो पीछे की कक्षा रही उसमें साम नीति बताई। इसके बाद हम आपकी जो व्याख्या है वो करें भृगुवार अर्थात शुक्रवार की। अगर आप लोग चाहें तो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में अभी डाल सकते हैं और उनको फिर बाद में ले सकते हैं। भृगुवार, शुक्रवार, शुक्रवार नंदा तिथियों का, नंदा तिथियां कौन सी होती है? प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। पहली तिथि, छठी तिथि और एकादशी तिथि। यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई भेद नहीं है, तिथि होनी चाहिए नंदा तिथियां। बृहस्पति, शुक्रवार, भृगुवार नंदा तिथियों के स्वामी है, शासनिक ग्रह है, ठीक है। शुक्र के अंतर्गत आने वाले क्या क्या क्षेत्र रहेंगे? प्रेम, प्रियता, विलासिता, विलासिता प्रिय, इत्र, सुगंध, सुगंध प्रियता और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। संस्कारी भी है, लेकिन साथ ही साथ एटिकेटेड, लिखने का और विशेषकर कला पूर्वक लिखने का। बहुत से लोगों का आप ये देखेंगे हाथ, हैंड राइटिंग, हस्त जो उनकी लेखन है इतना सुंदर होता है कि 2-4 नंबर तो उनको अध्यापक वैसे ही अतिरिक्त दे सकते हैं, उनकी लिखावट के कारण से, जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर। तो लिखावट कौन सी? वो जो चित्रकारी पूर्ण लिखावट हो, जो बहुत सुंदर सजा के लिखी गई हो। मूलतः लिखावट बुद्ध के अंतर्गत आएगी, लेकिन इस प्रकार की लिखावट जो चित्रकारी से पूर्ण है वो शुक्र के अंतर्गत आएगी। साथ ही साथ चित्रकला और पढ़ना, बृहस्पति, शुक्र, बुध, इन तीनों ग्रहों के अंदर पाठन तो आता है,
पढ़ना तो आता है, बुध के अंदर वो पढ़ना आता है जिससे समाज के, अब इसमें भेद क्या है, बुध के अंदर वो शिक्षा आती है जिससे नंबर आते हैं, बुध के अंदर वो शिक्षा आती है जिससे व्यक्ति अपने व्यवसाय के नजदीक चला जाता है। बृहस्पति के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। और शुक्र के अंदर वो ज्ञान है जो मूलतः सचिव पद के लिए ग्रहण किया जाता है। जितने भी आप ये देखेंगे कि जो आईएएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी पत्रिका में शुक्र भी बहुत बली होते हैं। तो दो ग्रह बृहस्पति और शुक्र ये प्रशासनिक रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसमें भी विशेषतः शुक्र इससे ऊपर ही है। बृहस्पति सचिव पद पे ले जा सकता है, लेकिन शुक्र का जो सचिव पद है वो उसकी विलासिता को भी बताता है, उसकी वैभवता को भी बताता है। शुक्रवार के दिन प्रथमा, षष्ठी, एकादशी अर्थात नंदा तिथियां हो तो सिद्ध योग। शुक्रवार के दिन, भृगुवार के दिन द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी अर्थात भद्र तिथियां, तो अमृत नामक योग का निर्माण होता है। शुक्रवार के दिन अश्वनी, पुनर्वसु, अनुराधा, अश्वनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और रेवती सर्वार्थ सिद्धि योग बनाती है। शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र अमृत सिद्धि योग बनाता है, लेकिन शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र के साथ यदि दशमी तिथि उदित हो जाए तो ये विष योग बन जाता है। अब हर ग्रह का विष योग अपने आप में अलग है। इस बृहस्पति का विष योग, क्षमा कीजिएगा, शुक्र का विष योग किस प्रकार से घटित होता है? शुक्र मूलतः प्रजनन के कारक है, तो जो प्रजनन शक्ति है उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं यदि विष योग बना हो। आगे चलते हैं। अपनी होरा, अपनी राशि अर्थात वृषभ और तुला में विशेष लाभकारी रहेंगे। अपने भिन्नाष्टक वर्ग में 4 से अधिक बिंदुओं में शुक्र विशेष लाभकारी रहेंगे। दक्षिण दिशा के अंदर शुक्र बली होंगे, अग्नि कोण के अंदर शुक्र बली होंगे। शुक्र ही तारा है, अर्थात जब पत्रिका के अंदर शुक्र अस्त होते हैं तो तारा डूबता है, और जब तारा डूबता है तो संसार से वैभवता, विलासिता कम होनी शुरू हो जाती है, और तारा जब उदित होता है तो संसार में वैभवता, आनंद बढ़ने लग जाते हैं। विवाह, साथ ही साथ विवादों का समाधान भी शुक्र के पास है, अर्थात किसी के समाधान को करना हो, बृहस्पति के अंदर क्या है कि वो केवल और केवल तर्कपूर्ण, बुध, बृहस्पति और आपके शुक्र, बुध से विवाद सुलझेगा तो कमीशन के द्वारा, कुछ ले दे के विवाद सुलझेगा। बृहस्पति से यदि कोई विवाद सुलझेगा तो न्यायपूर्ण सुलझेगा, जिसको जो दंड देना है उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि शुक्र से विवाद सुलझेगा तो सामंजस्य कला से सुलझेगा, थोड़ा इनको भी दीजिए, थोड़ा इनको भी दीजिए, और सामंजस्य कला इनमें स्थापित कर दीजिए। अर्थात विवाह, विवादों का समाधान, यात्रा विचार आदि के अंदर शुक्र बहुत ही विशेष अपना भूमिका निभाते हैं। और शुक्र साम नीति के स्वामी है, नीतियां मैंने पीछे ही बताई थी आपको, साम नीति के स्वामी है। तो ये हुआ हमारा शुक्र के ऊपर। आज अच्छी बात यह है कि समय है, तो आज लगभग हम वार को पूरा हाजम कर ले। इसके बाद आए हमारे शनिवार। स्पष्ट और तीखा स्वभाव, यदि व्यक्ति शनिवार के दिन जिसका जन्म हुआ है, स्पष्ट
वादिता और तीखा स्वभाव। साथ ही साथ निम्न वर्ग से, क्षीण वर्ग से, थोड़े कमजोर वर्ग से इसका स्नेह बना रहता है। ये श्रमजीवी वर्ग के साथ बैठ के भी घुलना मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना जानता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीखने की और कुछ बनाने की इनकी सदैव रुचि बनी रहती है, जिज्ञासाएं इनके अंदर बनी रहती है, क्योंकि अष्टम स्थान के ऊपर विशेषतः शनि का आधिपत्य, और अष्टम स्थान खोज का, समाधि का गूढ़ स्थान भी कहा गया है। इसलिए धीमी गति से प्रगति करने वाला ग्रह है शनि। यदि पत्रिका के अंदर जब भी शनि बलिवान है, बोलते ये देखा गया है कि यदि शनि और बृहस्पति जन्म पत्रिका के अंदर बलवान है, जब धन विचार पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, तो शनि और बृहस्पति यदि लाभ स्थान में बैठे हैं तो ये क्या दे सकते हैं? ये आय तो देते हैं और एक लंबे समय की आय देते हैं इसके अंदर। किंतु आलस्यपूर्ण, ऐसा हमारे आचार्य अपनी कक्षाओं में कहा करते हैं कि इनको इनिशिएट लेने में, सीधा अपने आप से कोई काम करने में, इनको इनिशिएट लेने में दिक्कतें आती हैं। इनको बोलना पड़ता है ऐसा काम कर लीजिए, तो आलस्य भी देता है, लेकिन निरंतरता, इनके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहती है। शनिवार के दिन यदि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी का उदय हो जाए तो सिद्ध नामक योग बनता है। शनिवार के दिन यदि पूर्ण तिथियां अर्थात पंचमी, दसवीं और 15वीं अर्थात पूर्णमासी या अमावस्या, तो अमृत नामक योग बन जाता है। शनिवार के दिन रोहिणी, स्वाति, श्रवण नक्षत्र उदित हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। शनिवार के दिन रोहिणी हो तो अमृत सिद्धि योग भी बनता है। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि दोनों एक ही दिन बन जाते हैं उसके साथ में। शनिवार के दिन रोहिणी किंतु एकादशी के साथ मिल जाए तो ये विष योग बनाती है। अब शनि का विष योग क्या है? शनि का, जैसे पीछे कहा कि बृहस्पति का विष योग क्या है, शनि का विष योग क्या है कि यदि कोई देह के अंदर, तन के अंदर, बॉडी के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया तो ये इतना धीरे 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 चलता रहेगा कि शरीर के अंदर, देह के अंदर पित्त विकार, ड्यूमेटोलॉजी, गठिया बाय बना देता है। ये शनि का विष विकार है। शनि शुक्ल शनिवार माघ महीने का और फाल्गुन महीने का, 2 महीनों का भी स्वामी है। शुक्ल माघ महीना और शुक्ल फाल्गुन महीना, इन महीनों के ऊपर भी इसका, जैसे ऋतुओं के ऊपर अधिपत्य होता है, इसी प्रकार से महीनों के ऊपर भी ग्रहों का अधिपत्य होता है। और शिशिर ऋतु जो बिल्कुल कड़ाकेदार ठंड पड़ती है, उसका भी स्वामी शनि है। शनि यदि पुरुष राशियों में हो तो शिव पूजन, और स्त्री राशियों में तो ब्रह्मा पूजन। अब शिव पूजन क्या है? जो हम अगर इसको परंपरागत तरीके से देखें तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और दूसरे प्रकार से देखें जो व्यक्ति जो चीजों का रिसाइकल करते हैं, पुरानी चीज को तोड़ के फिर दोबारा से पुनर्निर्माण करते हैं, तो उनका सहायता करना, उनकी मदद करना, उनको सहयोग देना भी एक प्रकार से आपका उपाय है। स्त्री राशियों में तो ब्रह्मा पूजन, जो सर्जनकर्ता लोग हैं, जो कुछ बनाने वाले लोग हैं, उनको सहायता करना, निर्धन लोगों को। अपनी होरा में और अपनी लगन में, अर्थात मकर और कुंभ के अंदर शनि विशेषतः बलवान होता है, और अपने दिवस पे लाभ या दुर्घटनाएं भी दे सकता है यदि बली नहीं है।
और जीवन के अंदर कोई दुर्घटना आनी है, लेकिन उस समय शनि का वार का जन्म होना चाहिए। तो उस समय आप ये देखेंगे कि जब शनि की होरा चल रही होगी या शनि का लगन चल रहा होगा, तो उस समय दुर्घटना घटती है। समुदायिक अष्टक वर्ग के अंदर भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर 4 से अधिक अगर बिंदु हैं तो लाभ देता है, ऐसा तंत्र शास्त्र कहता है। शनि से संपत्ति, ऐसा जो इकट्ठा किया जाता है चीजों को, वो शनि के अधिपत्य में आता है। धैर्यता, सत्व कि मुझे ये करना ही है, वो शनि के अधिपत्य में आता है। साथ ही साथ असफलताएं भी शनि के अधिपत्य में आती है, एक कार्य को दोबारा करना, और समृद्धि की हानि भी शनि के अधिपत्य में आती है। एक तरफ ये समृद्धि बनाने वाला भी ग्रह है यदि बली है कुंडली के अंदर, और एक तरफ ये असफलताओं को और समृद्धि की हानि का भी वो है। दास, जो किसी के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उनका ग्रह भी शनि है। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्टर, उनका भी अधिपत्य शनि के अंदर है। लोह पदार्थ, लोह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं, उनका भी स्वामी शनि ही है। और खोज में, अन्वेषक में, चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालना, वो सब शनि के अधिपत्य में आते हैं। साथ ही साथ भेद नीति का स्वामी, नीतियां मैंने पहले पढ़ाई थी आपको, तो भेद नीति का ये स्वामी है। ये रहे हमारे शनिवार तक के आपके फल। और 5 मिनट अभी हमारे पास बचे हुए हैं, तो फिर उसके बाद प्रश्नावली आप लोगों की लेते हैं। रविवार, रविवार क्या है? दृढ़ निश्चय, अडिग, एक ही बात पे अड़ के खड़े हो जाना। शौर्य, जो प्रताप होता है समाज के सामने, वो सब इसमें आता है। राजसी प्रवृत्ति, व्यक्ति को जीवन के अंदर जो वैभव है, और विशेषकर राजाओं जैसा वैभव, वो सब शनि के अंदर आता है। उत्सव प्रियता, इनको समारोह बहुत अच्छे लगते हैं, इनके सामने समारोह होते रहने चाहिए। शस्त्रों के प्रति विशेष लगाव। अब यहाँ पे शस्त्र क्या समझना चाहिए? यदि एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसका शस्त्र उसका पेन है, और एक लड़ने के लिए जाने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए शस्त्र उसके हथियार है। तो शस्त्र प्रियता, इसके पास अपना, यदि व्यक्ति रविवार के दिवस पे जन्म लिया उसने। गोल्ड, सोना, अर्थात महंगी वस्तुएं, उनका भी अधिपत्य रवि के पास है। मूल्यवान वस्तुओं के प्रति आकर्षण। रविवार के दिन यदि प्रथमा, षष्ठी और एकादशी तिथियां उत्पन्न हो तो अमृत नामक योग बनता है। और फिर इसका एक रवि योग होता है, रवि योग के बारे में बाद में पढ़ाएंगे। रविवार के दिन अश्वनी, पुष्य, हस्त, अश्वनी, पुष्य, हस्त और तीनों उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद मूल नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग इसमें बन जाता है। रविवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र और पंचमी के साथ हो तो ये विष नामक योग बनाता है। जन्म समय में सूर्य के नक्षत्र से गणना कर लें, जो जन्म समय में सूर्य का नक्षत्र है, अर्थात जो भी जन्म समय में, मान लीजिए कोई व्यक्ति अश्वनी में उसका सूर्य है, तो सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र की गणना कर ले। तो अर्थात उसका चंद्रमा है उसमें मान लीजिए कृत्तिका, श्रवणी, मृगशिरा, आद्रा में मान लीजिए, ठीक है। तो सूर्य का नक्षत्र अश्वनी और चंद्रमा का नक्षत्र आद्रा। तो जन्म समय से सूर्य के नक्षत्र से लेके चंद्रमा के नक्षत्र की गणना करें, जो भी उसकी संख्या आएगी। तो चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र, 9वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, ये नोट कर लीजिएगा बाद में वीडियो से। चौथा, छठा, 9वां, 10वां, 13वां और 20वां नक्षत्र हो तो ये रवि नामक योग बनाता है। और रवि नामक योग का अर्थ ही संसार में प्रकाश देना और प्रकाशित होना, और अपने को पीड़ा पहुंचा के दूसरों को प्रकाश देना। चंद्रमास में ये केवल 6 बार ही बन पाएगा ये योग, और शुक्ल पक्ष की पंचमी, सप्तमी, दसवीं, त्रयोदशी, चतुर्दशी के आसपास रवि योग बनता है।
ठीक है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को बनता है। ठीक है, तो रविवार, सिंह लगन, सूर्य की होरा और अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर 5 से या 4 से अधिक बिंदु सूर्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। किन कार्यों के लिए लाभकारी हो सकते हैं? संचय के कार्य, राजकीय कार्य, दंड नीति का ये स्वामी है, जैसा मैंने पहले बताया, आषाढ़ माह का स्वामी है, ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है और पूर्व दिशा का स्वामी। आज के खंड में हमने रविवार तक की व्याख्या